उस दिन 4 जुलाई का दिन था। उस वक्त तक मैं अपने स्कूल में पढ़ चुका था कि उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक बच्चा होने के नाते मेरा ध्यान उस चीज से आकर्षित नहीं हुआ। मैं सबसे ज्यादा ये देखकर उत्साहित था कि हर जगह लाल, सफेद और नीले रंग बिखरे हुए थे, सजावट में, लोगों में और यहाँ तक कि खाने में भी। वो एक ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं रोज देखता था। उस दिन मेरी मॉम ने तय किया कि वो मुझे पटाखे की आतिशबाजी दिखाने के लिए ले जाएंगी, और इसलिए हम वहां पहुंच गए। हम रात के समय सड़क पर बहुत सारे लोगों के बीच खड़े थे। मैंने ध्यान दिया कि बहुत से लोगों के हाथ में झंडा था। मॉम, क्या हुआ जेक? मेरे पास झंडा क्यों नहीं है? मुझे भी चाहिए, सबके पास है। लॉरा, अचानक भूरे बालों वाली एक औरत हमारे पास आने लगी। उसने मेरी मॉम का नाम लिया, इसलिए मैंने उसे और ध्यान से देखा। जेसिका, काफी वक्त बाद मिले। मेरी मॉम ने मेरा हाथ छोड़ा और उनसे गले मिलने चली गई। ओह, तो तुम्हारा एक बेटा भी है? हाँ। ओह हाँ, इसका नाम जेक है। हाय जेक, तुम बहुत क्यूट हो। हेलो। मॉम उनसे बात करने में व्यस्त हो गई। कुछ मिनट बाद मैं बोर हो गया, इसलिए इधर उधर देखने लगा। मुझे अभी भी एक झंडा चाहिए था। मॉम! जेक, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में परेशान मत करो। अब मुझे अपनी मॉम पर गुस्सा आने लगा था और अचानक जोर जोर से आवाजें होने लगी। जमीन पर अलग अलग रंगों की लाइट्स दिखने लगी, इसलिए मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा। आतिशबाजी शुरू हो गई थी। मॉम, पटाखे! बदकिस्मती से लोगों के आगे आकर खड़े हो जाने की वजह से अब मैं आतिशबाजी नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने अपनी मॉम का हाथ पकड़ लिया। मॉम, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं आगे चला जाऊँ? हाँ जेक, बस ज्यादा दूर मत जाना। शुक्रिया मॉम। लॉरा, क्या तुम्हें यकीन है? मैं अपनी मॉम से दूर जाते हुए लोगों के बीच से निकलने लगा। मुझे ऐसी जगह ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा जहां से मैं आसानी से आतिशबाजी देख सकता हूँ। वाओ! वो मुझे देखने में बहुत ही मजेदार लग रहे थे। हर बार जब भी वो आसमान में खिलते तो उनमें अलग अलग रंग आता। हेलो केट। जैसे ही किसने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैं उस औरत को देखने के लिए मुड़ गया। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे बगल में कोई औरत खड़ी थी। वो देखने में अजीब लग रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरी मॉम ने मुझे अजनबी से बात करने के लिए मना किया है। ओह, लेकिन मैं अजनबी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी मॉम को पहले देखा है। तुम्हारा नाम जेक है ना? वो औरत सच कह रही थी, इसलिए मैं मुस्कुराया। हाँ, मेरा नाम जेक है। जेक, मैंने देखा कि तुम्हें आतिशबाजी बहुत पसंद है ना? हाँ, ये बहुत मजेदार है, मुझे बहुत पसंद है। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे उसकी मुस्कान अच्छी नहीं लगी। यहाँ तक कि उसमें हर चीज बहुत ही अजीब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका शरीर फीका पड़ चुका था, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसके लिए बहुत बड़े थे। मुझे भी पटाखे बहुत पसंद हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मॉम और उनकी सहेली को पटाखे नहीं पसंद, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आए। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? हाँ, मेरे घर पर बहुत सारे पटाखे हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? मेरे पास कई अलग अलग रंग हैं। क्या मैं अपनी मॉम और उनकी सहेली के साथ वहाँ आ सकता हूँ? मैं उन्हें जरूर बुला लेती, लेकिन जैसे कि तुमने कहा कि उन्हें पटाखे पसंद ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। तो चलो चलें। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर की ओर ले जाने लगी। मैं बहुत ही उतावला था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझे कुछ देर के लिए घूरा। एरिन। तुमसे मिलकर अच्छा लगा एरिन। मैं भी तुमसे मिलकर खुश हूँ जेक। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या वो बहुत दूर है? नहीं, ऐसा नहीं है। एरिन ने जंगल की तरफ इशारा किया जो थोड़ी दूरी पर दिख रहा था, सभी घरों और इमारतों से दूर। वो पेड़ देख रहे हो, बस वही है। क्या हम जंगल में पटाखे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें बहुत मजा आने वाला है, तुम देखना। कुछ मिनटों बाद हम उसके घर तक पहुंच गए। वो मुझे कहीं से भी किसी घर जैसा नहीं लग रहा था। वो एक छोटा और पुराना लकड़ी का घर था, लेकिन मैं फिर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही हम उसके करीब आए, एरिन ने दरवाजा खोला। अंदर आओ जेक। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैंने अपनी नाक बंद कर ली। उस जगह से बहुत बदबू आ रही थी और वहां कोई खिड़की भी नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। एरिन, क्या तुम लाइट्स जला दोगी? उन लाइट्स की मदद से मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखा, और उनमें से एक तो झिलमिला भी रही थी। वो सारे डब्बे दिख रहे हैं जेक? हाँ। उनमें पटाखे भरे हुए हैं। क्या तुम उनसे खेलना चाहोगे? मैंने अपने आसपास देखा। वो जगह बहुत ही गंदी थी, कूड़े के ढेर जैसी। आखिर कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जेक,
मैंने अपनी नजर वापस उस पर घुमाई। मैंने पूछा कि क्या तुम खेलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। एरिन सामने पड़े हुए डब्बों के पास गई और उनमें से एक उसने खोला। उसमें से जो उसने निकाला वो एक डंडी के जैसा था। ये क्या है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। उस औरत ने अपनी पैंट्स की जेब से एक लाइटर निकाला और उसे जलाया। फिर उसने उस लॉक को डंडी के करीब रखा। जैसे ही आग ने उस डंडी को छुआ वो जल उठी। वाह, ये कितना बढ़िया है। मैं जानती हूँ। वो औरत मेरे पास आने लगी। उसके हाथ में वो फुलझड़ी अभी भी थी। अब मैं तुम्हें पटाखों की एक और खासियत दिखाना चाहती हूँ। हाँ? अचानक उसने उस पटाखे को मेरी एक बाजू पर रख दिया और मुझे एहसास होने लगा कि कैसे मेरी त्वचा जलने लगी थी। मैं जितनी जल्दी हो सकता था पीछे हट गया। तुमने ऐसा क्यों किया? इससे दर्द होता है। यही तो बात है। पटाखे या तो फूटते हैं या फिर जलाते हैं। क्या तुम्हें यह नहीं पता था जेक? मैंने धीरे से सर हिलाकर हाँ कहा। क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम्हें पटाखे पसंद हैं? हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनसे मुझे नुकसान हो। उस औरत के चेहरे की मुस्कान ढल गई। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पसंद? लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला जेक। मुझे लगा कि मुझे आखिरकार अपने जैसा कोई मिल गया है, लेकिन तुम एक झूठे हो। क्या? अचानक उसने अपने बड़े कपड़ों की एक बाजू ऊपर की और मुझे अपनी बाजू दिखाने लगी जिस पर हर जगह जख्म थे। देखो देखो। मुझे बहुत पसंद है। तुम मैं रोने लगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाना। तुमने मुझसे झूठ कहा जे कि तुम एक बुरे बच्चे बने। क्या तुम जानते हो कि एक बुरे बच्चे के साथ क्या होना चाहिए? उसे सजा मिलनी चाहिए। रुको प्लीज। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की लेकिन उस औरत ने मुझे मौका नहीं दिया। तुम जानते हो क्या? मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वो तुम्हारी सजा होगी। तुम मेरे जैसे हो जाओगे। मैं नहीं होऊंगा। या फिर तुम मर जाओगे। उस दिन वो औरत मुझे उस घर में बंद करके चली गई। मैं भागना चाहता था, मैं घर जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा सका। ये ऐसा लग रहा था जैसे उसने सबकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अगले ही दिन वो दरवाजा जोर से आवाज करके खुला। मुझे देखकर शांति मिली कि सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे जिनके हाथ में बंदूक थी। ऐसा पता चला कि मेरी मॉम ने मेरे गुमशुदा होने की रिपोर्ट करवाई थी। पुलिस ने मुझे बचा लिया था। ये तो जाहिर था कि उस औरत ने मुझे अगवा किया था। वो पागल थी और एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, क्योंकि उसने 1 साल पहले 4 जुलाई को आग लगने की वजह से अपने बेटे को खोया था। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है। ये पिछले साल की बात है। हम टेक्सास के एक छोटे गांव में रहते हैं और 4 जुलाई से 1 हफ्ते पहले का वक्त था। शहर के मेयर ने स्वतंत्रता का ये दिन कम्युनिटी सेंटर के मैदान में पटाखों और खाने पीने के साथ मनाने का फैसला किया। हर कोई वहां जाने के लिए काफी खुश था सिवाय मेरे। उस समय मेरे पास मेसी नाम की एक डॉग हुआ करती थी और उसे पटाखों का शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो उससे बहुत डर जाती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स के दबाव की वजह से मेसी को अकेला बेसमेंट में छोड़कर मुझे 4 जुलाई के कार्यक्रम में शामिल होना ही पड़ा। मेसी एक पोमरेनियन डॉग है जो परेशान होने पर बहुत गुस्से में आ जाती है, इसलिए 4 जुलाई की रात को उसे बेसमेंट में रखना ही एक विकल्प था। मैं उसे गुड बाय कहने गया और कम्युनिटी सेंटर जाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सारा शहर वहां इकट्ठा हुआ है। लोग खुश हैं, हंस रहे हैं और बाहर बन रहे खाने का मजा ले रहे थे। बहुत से लोग मैदान की एक तरफ सुरक्षा के साथ पटाखे जला रहे थे। मैं एक शर्मीला लड़का हूं, इसलिए इंसानों से ज्यादा मैं डॉग्स के साथ वक्त बिताना पसंद करता हूं। मेरी उम्र के वहां आए किसी भी बच्चे से बात करने का इच्छा मुझ में नहीं थी। दूसरी तरफ मेरे मॉम डैड सीधा मेयर के परिवार से मिलने चले गए और उनसे बातें करने लगे। मेरे डैड शहर की सबसे बड़ी मिल्क फैक्ट्री के मालिक हैं, इसलिए मेयर को खुश रखना उनकी हमेशा से जरूरत रहती थी। मेरी मॉम भी उनका इस चीज में अच्छे से साथ देती थी। खैर वो लोग वो कर रहे थे जो उन्हें करना था, इसलिए मैंने खुद को उनसे अलग कर लिया। मेयर की बीवी फियोना बहुत ही अजीब औरत थी। वो हमेशा अपनी उम्र से कम उम्र के कपड़े पहनती थी, जिसके कारण वो और भी बड़ी लगती थी। और जब भी वो मुझे देखती तो वो मेरे गाल इतने जोर से खींचती थी कि उसकी वजह से एक बार मेरे गाल पर निशान भी बन गया था। इसलिए इन सब से बचकर और बिना किसी की नजरों में आए मैं एक छोटे से स्टॉल की तरफ गया जहां लैंप बन रहा था।
मैंने अपने लिए वहां से थोड़ा खाना लिया और फिर 4 जुलाई की परेड देखने चला गया। लोग बहुत खुश थे और शाम का मजा ले रहे थे। मार्चिंग बैंड में करीब 10 से 15 लोग थे जो ड्रम और शहनाई बजाते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके अतरंगी कपड़े और सफेद पंख वाली टोपी ने उन्हें और भी मजाकिया बना दिया था। मैं वहां खड़ा होकर लैम खाते हुए परेड का मजा ले रहा था। बच्चे भी बैंड को देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था जब एक छोटी सी दुर्घटना हुई। मार्चिंग करते हुए एक आदमी लड़खड़ा कर कीचड़ में गिर गया। मैं उस आदमी के बहुत करीब खड़ा था, इसलिए जब वो गिरा तो मेरी हंसी छूट गई। हालांकि उसे कहीं चोट नहीं आई, लेकिन जब वो गिरा तो कीचड़ से उसकी लाल और सफेद रंग की यूनिफॉर्म गंदी हो गई। थोड़ा सा कीचड़ उछलकर उसके मुंह पर भी लग गया। वो उठा और उसने मेरी तरफ देखा। जैसी हमारी आंखें मिली, मैंने हंसना बंद कर दिया। उसकी उल्लू जैसी आंखों में गुस्सा था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हंसना बंद कर दिया। अपने कपड़े झाड़ने के बाद वो दोबारा बैंड में शामिल हो गया और मैं वापस से खाना लेने चला गया। मैंने थोड़ा और खाया और जब मेरा पेट भर गया तो मैं घर वापस जाकर वीडियो गेम्स खेलना चाहता था। मैं मेसी के लिए भी परेशान था, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के पास गया जो हमारे पड़ोसी के साथ ड्रिंक करने में व्यस्त थे। मॉम, मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। मेसी भी अकेले परेशान हो जाएगी। तुम अभी निकलना चाहते हो? कम ऑन, पटाखों तक का तो इंतजार करो। नहीं डैड, बेहतर होगा कि मैं घर पर मेसी के साथ रहूं। मैं पहले ही काफी लेकिन इस वक्त कौन तुम्हें छोड़ने जाएगा? सभी लोग यहाँ हैं और मैंने तो ड्रिंक की हुई है। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है बेटे? हाँ मॉम। ठीक है, एक बार घर पहुंचने पर हमें फोन कर देना। कर दूंगा। खुश चेहरे और मजेदार शाम को पीछे छोड़ते हुए मैं घर की तरफ बढ़ने लगा। गलियां इतनी खाली थी कि एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक रात में ही पूरे शहर को खाली करवा दिया गया हो। मैं अकेला चल रहा था। पीछे से मुझे लोगों के खुशी से झूमने की आवाजें आ रही थी। बैंड के मार्च करने की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। एक ही पल में इतनी शांति हो गई कि मुझे रात की आवाज जोर से सुनाई देने लगी, जो अब तक 4 जुलाई के शोर में दबी हुई थी। जंगल से कीड़ों और मेंढकों की आवाज आ रही थी। एक बड़ा सा काला चमगादड़ चिल्लाता हुआ मेरे सर के ऊपर से गुजरा। उसे देखकर मेरी चीख बस निकलने ही वाली थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी डर जाओगे। मैं हैरान होकर पीछे मुड़ा। वहां बैंड का वही आदमी खड़ा था। उसने अब तक अपनी अजीब से कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। मैंने तुम्हें मेरा पीछे आते हुए नहीं देखा था। तुम कब? उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और कहा, तो तुम्हें लोगों पर हंसना पसंद है, हाँ? क्या? लोगों का दुख तुम्हारे लिए एक मजाक है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम ठीक से घर पहुंच जाओ। आखिरकार अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। उसके मुंह से निकली हुई वो बात एक चेतावनी की तरह लग रही थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आदमी मेरे कब से पीछा कर रहा है, लेकिन मैं जानता था कि वो सही था। मैं एक सुनसान गली में एक अनजान आदमी के साथ खड़ा था जिसे मैंने परेशान किया था। इस बात पर कोई शक नहीं है कि एक छोटी सी गलती मुझे बहुत भारी पड़ सकती है। अपनी शांति बरकरार रखते हुए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैंने माफी मांगना ठीक समझा। देखो, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हारा अपमान करने का नहीं था। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि तुम मुझसे छुटकारा पा सको? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, दिल से। ठीक है, फिर भी ये कोई वजह नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ना छोड़ूं। आखिरकार तुम एक बच्चे हो और जिंदगी एक पूरा सपना। अब बस बहुत हो चुका था। यह आदमी बदला लेने ही आया था और ये कैसे भी करके बदला ले ही लेगा। अचानक हमारे ऊपर आकाश में पटाखे चलना शुरू हो गए और उसने चारों ओर रोशनी कर दी। मैं अपने घर की तरफ भागने लगा। वो आदमी मेरे पीछे से चिल्लाने लगा, तुम कहां जा रहे हो? हम अभी अभी तो दोस्त बने हैं। हम कभी दोस्त नहीं बन सकते, पागल आदमी। अब वो मेरे पीछे भागने लगा। उसकी लंबी टांगें और हाथ थे, इसलिए जब वो उन्हें फैलाकर मेरे पीछे भागने लगा तो मैं और भी डर गया। मैंने सड़क के किनारे पर जगह बनाकर भागने लगा और मैंने घर पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता ले लिया। वो आदमी अब भी मेरे पीछा कर रहा था। उसने भागते हुए चिल्लाकर कहा, पहले तुमने मेरा अपमान किया और फिर मुझसे झूठ कहा और फिर दोबारा मेरा अपमान किया। तुम में बहुत हिम्मत है बच्चे। मुझे तुम्हें थोड़ी तमीज सिखानी पड़ेगी। रुको रुको रुको, पिद्दी कहीं के, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं हमारे आंगन की तरफ कूद गया।
और दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाल ली। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे शरीर से डर के मारे पसीना छूट रहा था और मुझे दरवाजा खोलने में दिक्कत आ रही थी। घबराहट में मेरे हाथ से चाबी गिर गई और मैंने उसे देखा। वो आदमी रेलिंग पार करके घर के बगीचे तक पहुंच गया था। ओ नहीं! मैंने फौरन चाबी उठाई और दरवाजा खोल लिया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा वो आदमी आंगन तक पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे पकड़ पाता मैंने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और अंदर से ताला लगा लिया। वो धीरे से दरवाजे के बगल में लगी खिड़की की तरफ सरका और मुझे बाहर से देखने लगा। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि वो कांच तोड़कर अंदर आ जाएगा, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाहर आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी, जोर जोर से पटाखों की आवाज आ रही थी और आकाश अलग अलग रंगों से रंगा हुआ था। यहाँ हम दोनों एक पुतले की तरह खड़े थे। वो मुझे पागलों की तरह देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे चिल्लाते हुए कहा, मैं अभी अपने पेरेंट्स को फोन कर रहा हूं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। मेरी धमकी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आसमान में देखा और फिर अपना चेहरा पोंछा। मुझे अफसोस है कि मैं तेज नहीं भागा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये अंत नहीं है। मैं तुम्हें अगले साल मिलूंगा, यही दिन, यही समय। वो वापस जाने के लिए मुड़ा और उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और कहा, 4 जुलाई की शुभकामनाएं। अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाना। मैंने उस आदमी को उसके बाद से कभी नहीं देखा। अब जब भी स्वतंत्रता दिवस पास आ रहा है, मैं बाहर जाकर शहर में इस जश्न को मनाने में बहुत डरा हुआ हूं। मैं जानती हूं कि सभी लोगों को पटाखे पसंद होते हैं, लेकिन 4 जुलाई मेरा पसंदीदा दिन नहीं है। मुझे पहले पटाखे बहुत पसंद थे, लेकिन मेरे भाई जॉश को उनसे डर लगता है, इसलिए वक्त के साथ साथ मुझे भी वो नापसंद हो गए। 4 जुलाई की वो रात बहुत ही सुहानी थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, जिसकी वजह से पटाखों का अलग ही नजारा होने वाला था। मेरे पेरेंट्स और मैंने मिलकर जल्दी से सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी ताकि जॉश डर न जाए और हम एक साथ बैठकर मजाकिया फिल्म देखने लगे। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था जब मेरे डैड को उनके सेल फोन पर एक कॉल आया। वो उसे सुनने के लिए किचन में गए। जब वो वापस आए तो वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मेरी मॉम को बुलाया और मुझसे बात करने के लिए कुछ ही पल के बाद उन्होंने मुझे फिल्म बीच में रोकने को कहा। लॉरी, सुनो, हमें तुम्हारी आंट से एक इमरजेंसी कॉल आया है। घर में उनका एक्सीडेंट हो गया है और हमें जाकर उनकी मदद करनी होगी। क्या तुम यहाँ रुक सकती हो? हाँ जरूर, हम यहाँ रह लेंगे। आखिर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छे से रहना और बाहर सड़क पर मत जाना, ना ही पीछे बगीचे में। बैठकर फिल्म देखती रहना। हम फिल्म खत्म होने से पहले आ जाएंगे, ठीक है बेटे? वो दोनों गाड़ी लेकर निकल गए और मैं जॉश के साथ बैठकर वापस से फिल्म देखने लगी। कुछ मिनट बाद मुझे थोड़ी भूख लगने लगी। मैं किचन से कुकीज लेने गई और किसी चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। घर के पीछे का दरवाजा खुला था। मैं उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ने लगी और मैं बीच रास्ते में रुक गई। जो मैंने देखा उसके बाद मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पाए। मैं बहुत डर गई थी। एक आदमी जिसने डॉक्टर जैसे कपड़े पहने हुए थे पीछे वाली खिड़की पर खड़ा अंदर देख रहा था। उसकी मुस्कान बहुत ही बड़ी और डरावनी थी, जिसकी मदद से उसके सारे सफेद दांत दिख रहे थे। तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम हो कौन? ओह तमीज लॉरी, मुझे नहीं लगता कि तुम छोटे जॉश के लिए एक सही उदाहरण हो। क्या? तुम्हें हमारे नाम कैसे पता है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। ये मेरी गलती है कि मैंने अपने बारे में तुम्हें नहीं बताया। मैं विली हूँ, विली, एक डॉक्टर। क्या? जो तुमने सुना बेवकूफ, मैं इस खास अवसर पर तुम्हारे परिवार से मिलने आया हूँ। वो आदमी बेशक पागल था। मैंने धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगी और वो भी उस गति के साथ मेरे पास आता रहा। मैंने सुना है कि जॉश को 4 जुलाई का दिन नहीं पसंद। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं उसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तुम मेरे भाई से दूर रहो पागल आदमी। ऐसा कहते ही हम दोनों एक साथ भागने लगे और मैंने किचन का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से लात मार रहा था और चिल्ला रहा था, लॉरी, 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 जॉश कहाँ है? जॉश चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो दरवाजे की ओर देखता रहा, बिना समझे कि क्या हो रहा था। जॉश, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ जल्दी। बिना ज्यादा सोचे वो उस परिस्थिति को समझ गया था और जितनी तेज हो सकता था वो भागा। मैंने अपने हाथ में एक गमला पकड़ा और उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार हो गई। मैं जॉश को कुछ नहीं होने दूंगी।
मैं उसे बचाऊंगी, चाहे इन सब में मुझे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। उस आदमी ने 2 ही झटकों में उस दरवाजे को तोड़ दिया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। ओह हाय लॉरी। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। कम ऑन लॉरी, हम दोनों जानते हैं कि तुम जॉश का ख्याल नहीं रख सकती। वो बच्चा मरेगा और इसमें तुम्हारी गलती होगी। तुम्हें जॉश को जाने देना होगा, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। तुम उसे कुछ नहीं करोगे जाहिल आदमी। अपनी पूरी ताकत के साथ मैं उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने बहुत ही आसानी से मेरी गर्दन पकड़ ली और जो मेरे हाथ से वो गमला गिरा, उसने बहुत ही भारी आवाज में मुझे धमकाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो बिगड़ैल बच्ची, मैं अभी के अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि आज तुम नहीं मरोगी। आज तुम्हारे भाई का दिन है और जानती हो क्या, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तुम ये नहीं सोचोगी कि तुम उसे बचा क्यों नहीं पाई। क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, एक बेकार कूड़े के टुकड़े कीड़े के बराबर हो। अब जाओ जाओ, भागो अपने भाई के पास जब तक मुझे मॉम डैड नहीं आ जाते। थोड़ा मजा कर लिया जाए। उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया और बिना हिचकिचाए मैं फौरन अपने भाई के कमरे की तरफ भाग गया और मैंने खुद को वहां बंद कर लिया। जॉश वहां मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे बिस्तर के नीचे छुपने को कहा। तब तक मैं उस आदमी के पैरों की आवाज कमरे की तरफ बढ़ते हुए सुन रही थी। डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट की रिपोर्ट कैसी है? मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि लॉरी अपने भाई की मौत के सदमे से वापस नहीं आ पा रही है। ओह डॉक्टर, ये तो बहुत मजेदार खबर है। और वो चूहा कैसे मरा? एक स्ट्रे बुलेट से। गोली चलने के बाद वो पागल आदमी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। जितना जल्दी हो सकता था मैं अलमारी में छुप गया। मुझे नहीं पता उसने मुझे देखा कि नहीं, लेकिन उसका ध्यान सीधे बिस्तर के नीचे गया जहां जॉश था। वो नीचे झुका और अपनी शैतानी हंसी के साथ उसने जॉश को देखा। ओह हाय जॉश। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और अलमारी से बाहर निकली। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने अलमारी में पड़े बैट से उस पर वार कर दिया। वो आदमी दर्द में खर्राते हुए गिर गया और इस मौके का फायदा उठाकर मैंने जॉश को बिस्तर के नीचे से निकाला और उसे कमरे से बाहर लेकर नीचे उतरने लगी। मैंने अपने पेरेंट्स के आने की आवाज सुनी और रोने लगी। मैं नीचे उतरकर उनसे गले लग गई। डैड मॉम, घर में कोई है, वो जॉश को ले जाना चाहता है। हमें माफ करना लॉरी, इसमें हमारी गलती है। हमें नहीं जाना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं? हमें जाना चाहिए अभी, वो जख्मी है, ये अच्छा मौका है। नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही। वहां कोई पागल नहीं है लॉरी। नहीं, आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। क्या? जब मैंने ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। आखिर वो गया कहां? वो यही था। नहीं बेटा, वो यहां कभी नहीं था। हैरानगी में मैं कमरे में इधर उधर देखने लगी। ना ही वहां कोई आदमी था और न ही दरवाजे में कोई छेद, कुछ भी नहीं। लेकिन जॉश भी, जॉश वो भी मेरे साथ था जब आप आए। वो कहां है? जॉश 5 साल पहले ही मर चुका है बेटी। वो एक स्ट्रे बुलेट की वजह से पीछे वाले बगीचे में मर गया था। हमें माफ करना बेटे, ये हमारी गलती है। तुम अभी मेंटल इंस्टीट्यूट से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं 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 नहीं, वो यही था, कसम से मैंने उसे बचा लिया था। और मुझे उस रात से बस यही याद है डॉक्टर रॉबर्ट। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है लॉरी। हम एक दूसरे को अब काफी समय से जानते हैं। तुम मुझे विलियम बुला सकती हो। जी जरूर मिस्टर विलियम। तुम मुझे बताओ कि जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ तो जोशुआ ने तुम्हें क्या कहा? जॉश ने मुझसे कोई बात नहीं की। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? मुझे अब उसकी आवाज ध्यान नहीं है। लॉरी,
जैसा कि मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हें अपने भाई की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बंद करना होगा। तुम बस उसे बाहर पटाखे दिखाने के लिए ले गई थी, तुमने उसे नहीं मारा। तुम्हें जोशुआ को जाने देना होगा, यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुम्हारे यहां कुछ वक्त और बिताने से तुम्हें फायदा होगा, फिर तुम अपने पेरेंट्स के साथ वापस जा सकती हो। आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जाना। मैं यहां किसी वजह से आई हूं। ओह, और वो वजह क्या है? मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जॉश वापस कर दो।